जोहार साथी, आज एक बार फिर आपसे बात करने के लिए आए हैं कुछ एक संवेदनशील और गंभीर मसले पर, मुद्दे पर, हाल की एक ताज़ा तरीन घटना पर, एक दुखद घटना पर। वह बोकारो में रोजगार की मांग करते हुए एक युवक के, एक बिल्कुल नौजवान युवक की मौत। हम उसको, इस मौत को या उस युवक की मौत को कुर्मी की मौत हुई कि आदिवासी की मौत हुई, युवक था वो या किसी अन्य समुदाय का था, हम इस नज़रिए से नहीं देखेंगे उसको। एक विस्थापित युवक की मौत हुई है और वह विस्थापित जिसके पूर्वजों ने, पिछली पीढ़ी ने बोकारो कारखाना के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व दान किया था, वैसे लोगों के बलिदान और कुर्बानी से ही बोकारो स्टील कारखाना बनकर तैयार हुई है, अभी खड़ी है। और भयानक नहीं कहिए, उसको गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए, जमकर मुनाफा अर्जित कर रही है। आपको शायद पता नहीं कि सेल अधीन इस्पात कारखानों में ज़्यादा, यदि 4 कारखाना भी फिलहाल मान लीजिए, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और बोकारो स्टील प्लांट, इसमें से दुर्गापुर और राउरकेला लगातार जब से बनी तब से घाटा ही देती आ रही है। इस मुनाफा मुख्य रूप से भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट, सेल अधीन कारखानों में इन दोनों के मुनाफे से ही मुनाफा होता है। और उसमें अब धीरे धीरे बोकारो स्टील प्लांट ही महत्वपूर्ण कारखाना रह गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में टोटल जो मुनाफा सेल का हुआ था, पिछले नहीं 22-23 में, 23-24 का अभी आया नहीं है उसका। तो जो पिछला करंट जो है पिछला, इसका अभी मुनाफा डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले के वित्तीय वर्ष में सेल में जितना मुनाफा हुआ सेल ने किया, उसका 45%, मैंने लगभग आधा मुनाफा बोकारो स्टील प्लांट ने किया था। लेकिन यहाँ हालत क्या है? यहाँ कारखाना बनने के बाद कारखाना का भूमि अधिग्रहण 58 से शुरू होता है, आप समझिए, और कारखाना प्रोडक्शन में आता है लगभग 68 के बाद, या उसके भी 10 बरस 15 बरस के बाद आना शुरू किया मुनाफा में। प्रोडक्शन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मुनाफा। तो और उसके बाद से अब तक अरबों रुपये इस इलाके से, इस कारखाना से अर्जित हो चुका है। लेकिन 40 और 20, 60 या 65 बरस कर लीजिए, रफली 62 बरस में विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं निकला है। आंदोलन लगातार हो रहा है,
तरह तरह का आंदोलन होता है, तरह तरह के बैनर से आंदोलन होता है। नेताओं की नेतागिरी खूब चमकती है, उसके बल पर लोग खूब मौज कर रहे हैं। बोकारो प्रबंधन के अफसरान, सेल प्रबंधन, वहाँ जो लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाया करते थे और विस्थापितों की राजनीति करते थे, सब ने खूब लाभ कमाया, पॉलिटिकल भी और धन धान्य से भी। क्या क्या आपको हम बताएं वहाँ के बारे में। इत्तेफाक से बोकारो शहर में हम एक पत्रकार के रूप में 20 बरस रहे, लगभग रहे थे। 2003 के बाद से हम छोड़े उस शहर को और रांची आ गए थे, इसलिए हम वहाँ के समस्याओं को खूब समझते हैं, देखते रहे, लेकिन उसका निदान क्या होगा, इसको लेकर कोई मुकम्मल रणनीति या राजनीति होते नहीं देखे। अब अभी ही देखिए ना, खुद विस्थापित समाज, जो विस्थापित युवक आंदोलन कर रहे हैं और उनका जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो समस्या के मूल को कहाँ समझ रहे हैं और समस्या का निराकरण कैसे होगा। उनके आंखों के सामने सब कुछ घटित होता जा रहा है, तरह तरह का बदलाव वहाँ नीतियों में हो रहा है और वो कंटिन्यू है अभी तक, वो बदलाव। और विस्थापितों के विरुद्ध चलने वाला वो षड्यंत्र कि यहाँ के लोगों को कैसे, वहाँ के विस्थापितों को कैसे न्याय नहीं मिले। बहुत सारे नेता पैदा हुए उसमें, और उन नेताओं की दूसरी पीढ़ी भी अब आके राज करना शुरू कर दी है। जैसे समरेश सिंह विस्थापित आंदोलन के, या विस्थापित कहिए, या बोकारो स्टील के आंदोलन के शुरुआती दौर के नेता थे। बीजू पटनायक यहाँ आए थे, उस समय स्टील मंत्री थे या क्या थे, तो समरेश सिंह ने उनका कुर्ता फाड़ दिया था और उसके बाद से ही वो नेतागिरी उनकी चमकी थी। और वही समरेश सिंह जो पहले बरसों भाजपा में भी रहे, वनांचल आंदोलन के भी नेता रहे, और अब उन्हीं की बहू वहाँ, मैंने दूसरी पीढ़ी आ गई है विधायक बन के, कांग्रेस की भी। हाँ, पाला बदल लिया है कि अब वो कांग्रेस की ही विधायक। ये तमाशा हुआ है। स्थानीय नेताओं में भी बदल गए लोग, पिछड़े नेताओं में भी। अगले नेताओं का तो हाल बता दिए कि समरेश सिंह के परिवार के ही लोग फिर आ गए। यदि पिछड़े नेता वहाँ कौन कौन थे, आपके अकलूड़ा महतो थे, तो वो सदानों का नेतृत्व करते थे, कुर्मी कोयरियों का नेतृत्व करते थे, उसके बल पर विधायक बनते थे। बाद में वो धारा कमजोर हुई या जैसे भी विभाजित हुई आपस में लोग, और इसके कारण अब वहाँ एक बार फिर श्वेता सिंह, या जिसको कहिए कि समरेश सिंह की बहू बन गई हैं विधायक। बीच में कुछ और लोग ही बने थे। अब उन जमाने में तो सबको जानते थे, हम थोड़ा सा नाम भूलने लगे हैं। एक नौजवान लड़का, युवक थे, वो बने वहाँ से विधायक बाद में, भाजपा के। दिमाग से उतर गया है उसका नाम। पहले मेरे घर पर आया करते थे, वहाँ बोकारो में जब रिपोर्टर के रूप में थे, प्रभात कर। तो अब वहाँ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं अब इस बार के आंदोलन में जयराम,
और कोयलांचल अपना धनबाद वाले नेता ढुलू महतो, हमारे माले के नेता भी वहाँ पहुँचे, दोनों विधायक अरूप चटर्जी और वो लोग। लेकिन समाधान क्या है विस्थापित आंदोलन का, वहाँ के लोगों का? आपको हम संक्षेप में आपको बताते हैं कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि सबसे पहली समस्या ये कि बोकारो स्टील प्लांट में रोजगार निरंतर कम होता चला गया, रोजगार पैदा करने की क्षमता। यानी हम जब वहाँ थे, जिस समय बोकारो शुरुआत हुई थी, तो उस समय बोकारो स्टील प्लांट में 52,000 कर्मचारी थे। कर्मचारी मतलब परमानेंट, नियमित पेरोल पर, जो बोनस, इंसेंटिव, साप्ताहिक अवकाश, मेडिकल सुविधा, मुफ्त शिक्षा, एलटीसी, एलएलटीसी, सारे चीज़ों के हकदार थे, नियमित, जिसको परमानेंट नौकरी कहते हैं, वो थे 52,000। इसके अलावा बोकारो स्टील कारखाना के ही नाम से जुड़कर या उनके बल पर वहाँ बीआरएल था, बोकारो कारखाना के निर्माण और मेंटेनेंस के काम के लिए एचएसएल जैसा कारखाना था, जिसमें 20,000 एम्प्लॉयमेंट था। हर जगह घट रहा है। बोकारो स्टील प्लांट में आज की तारीख कितना रोजगार रह गया पता है? महज 6,500, 5,000 श्रमिक परमानेंट नेचर वाले और 1,500 अधिकारी। और एचएससीएल में 100-200 आदमी शायद रह गए हैं, जहाँ किसी ज़माने में 20,000 लोग काम करते। उनका पूरा जो भवन था एचएससीएल का, वो किसको तो दे दिए हैं आजकल किराए पर। 1-2 कमरा में वो अपना एक छोटा मोटा ऑफिस चलाते हैं, और एक तरह से वहाँ के किराए से वहाँ के बचे कुछ कर्मचारियों का भरण पोषण वगैरह होता है। तो ये तबाही जो हुआ है, इसको कैसे समझिएगा? इससे सरोकार भी नहीं है किसी को, आज के लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को। सबको रोजगार चाहिए, केवल रोजगार क्यों नहीं रहा, ये समझने का न धीरज है और न उस स्थिति से लड़ने का हौसला ही है। बस इसी सिस्टम में जो भी है उपलब्ध, उसमें हमको मिल जाए कुछ, बस इसका संघर्ष है। जिस कारखाना में 2.5 मिलियन टन के उत्पादन के दौर में 52,000 एम्प्लॉयमेंट था, वहाँ एम्प्लॉयमेंट घटकर 6,500 कैसे रह गया, क्यों रह गया? इसका कभी पड़ताल करने का कोशिश किसी ने नहीं किया है, न समझने की कोशिश है। सब ज़्यादा बोलेंगे टेक्नोलॉजी बदल गया है, इसलिए रोजगार थोड़ा घटा है, अभी एआई आया है तो और भी रोजगार कुछ घटेगा, इसी तरह का लफबाजी। जो भीतरी बात है कि ठीक है, टेक्नोलॉजी बदलने से भी थोड़ा बहुत रोजगार घटा है, और यदि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे रोजगार घटे, तो वैसे टेक्नोलॉजी से बाज आना चाहिए, बाज आना होगा हमको। यदि 100 आदमी मिलकर जो काम कर रहा है और उससे जीवन के लिए कुछ अर्जन कर रहा है, उसका तबाह कर दे एक बुलडोजर या एक बड़ा सा क्रेन आके वो काम कर दे, और 100 आदमी की छटनी हो जाए, तो हमको नहीं चाहिए। ये फैसला करना होगा, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। और वहाँ रोजगार जो घटा है, वो केवल टेक्नोलॉजी के बदलने से नहीं घटा है। रोजगार घटा है इसलिए कि वहाँ जितना भी काम अस्थाई नेचर का पहले समझकर होता था, वो सब अब ठेकेदारी पर होता है। बहुत सा काम कारखाना प्रबंधन ने जिम्मेवारी लेने से छोड़ दिया, खत्म कर दिया स्वतः। मेंटेनेंस का सारा काम वहाँ आजकल
एक तो बंद ही हो गया है, या थोड़ा बहुत होता है तो ठेका मजदूरों से होता है। बोकारो स्टील कारखाने के अंदर, प्लांट के अंदर भी जितना भी परमानेंट नेचर का काम है, लेकिन मामूली किस्म का काम, वो सब आउटसोर्सिंग से, ठेकेदारी प्रथा से होता है। बहाली खत्म, बंद। क्योंकि मान लीजिए एक एम्प्लॉय को यदि मिनिमम आपको यदि सारी सुविधाओं के साथ कर्मचारी मानवीय गरिमा के साथ जीने के लिए चाहिए 40-50 हज़ार रुपये प्रति माह, और वही काम आपको यदि 5,000 रुपये प्रति माह में या 10,000 रुपये प्रति माह में आप चला ले, तो काहे को कोई एम्प्लॉय रखना चाहेगा परमानेंट नेचर का। लेकिन याद रखिए कि आज़ादी के पहले हमारे राष्ट्रीय नेताओं का ये संकल्प ही था कि परमानेंट नेचर, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद लोकसभा में इस तरह का एक विधेयक, कानून बनाया था। ये परमानेंट नेचर जिसको कहते हैं, अस्थायी। जैसे मान लीजिए आपको रोज झाड़ू लगाना है कारखाना के अंदर, फ्लोर की सफाई होनी है और वो प्रतिदिन होना है, तो वहाँ पर अस्थायी नेचर का कर्मचारी रहेगा, काम करेगा। आपको जो भी काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि बोकारो स्टील कारखाना में अब एम्प्लॉय कम है या रोज काम करने वालों लोगों की संख्या घट गई है, थोड़ी बहुत घटी होगी, लेकिन फर्क यही हुआ कि देखते देखते लोगों ने, बोकारो प्रबंधन ने, केंद्रीय सरकार ने, इस्पात मंत्रालय ने, या पूरे देश में पब्लिक सेक्टर में ये चला कि जो मजदूरों को आप काम देंगे, न्यूनतम मजदूरी जो भी है उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा देना है, कोई ज़रूरी नहीं नौकरी देने का आपको परमानेंट नेचर के काम के लिए भी। ये सब जगह हो रहा है केवल, ये रोजगार घटने का एक सबसे बड़ा कारण हो गया है। लेकिन ये जब हो रहा था तो कहाँ था, ना ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, ना जो आजकल युवा बहुत सारे जो दिखाई देते हैं नेता, खूब उत्तेजक और जोरदार भाषण देते रहते हैं, उनको ये समझ है इस संकट का नहीं है। तो ये तो पहला एक कारण हुआ, रोजगार कम हो गया, और कम इस तरह से हुआ, परमानेंट नेचर का नौकरी ही नहीं है। जहाँ 52,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, वहाँ उस कारखाने में 6,500 लोग काम कर रहे हैं परमानेंट। और केवल उसका नहीं, ये पब्लिक सेक्टर का पूरा हाल है, खत्म किया गया है इसको धीरे धीरे। नहीं तो इतने एम्प्लॉयमेंट के साथ ही मुनाफा हो रहा था उस समय भी, ऐसा नहीं था कि मुनाफा नहीं था, खास करके बोकारो स्टील प्लांट को। दूसरा कि जब 2009 में कोई बोकारो से या कोई चले गए कोर्ट में और सर्वोच्च न्यायालय में, ये कि भाई वहाँ तो बोकारो इस्पात कारखाना है तो सबको नौकरी मिलना चाहिए वहाँ, और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तुरंत फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने कि बोकारो इस्पात तो राष्ट्रीय संपत्ति है और इसलिए वहाँ पर कोई किसी तरह का आरक्षण नौकरी में नहीं, सबको दिया जाएगा। तो खत्म हो गया। उसके बाद से पहले जो थोड़ा बहुत वो जो उससे कोई बहुत लाभ विस्थापितों को हुआ होगा, वो नहीं। विस्थापितों के साथ अन्याय तो शुरू से ही होता रहा, धोखाधड़ी तो शुरू से होता रहा। बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड की ज़मीन पर, उसमें आदिवासियों की ज़मीन भी है थोड़ी बहुत, और ख़ास करके सदानों की, कुर्मियों की ज़मीन है बोकारो इलाके में, उसमें। तो वहाँ उनके ज़मीन पर यहाँ का जो BCCL का पहले पुराने ज़माने में शुरू में जब हुआ था, तब प्राइम कुकिंग कोल का इस्तेमाल मैक्सिमम होता था। बाद में एक साजिश के तहत वो भी होने लगा कि नहीं, कि यहाँ का कोयला में राख का मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाएंगे। सब बेईमानी और झूठ और फरेब से भरा हुआ
कामरेड एक आया कहते थे कि आपके पास जो कोयला है उसके अनुकूल धवन भट्टी बनाइए, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कीजिए, कोयले का परिष्कार ठीक से कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो कहाँ वो सब सोच वाले नेता रह गए हैं और समस्या की समझ रखने वाले लोग। और ये खैर साथी ये तो लंबा प्रकरण हो जाएगा, जो वहाँ के संकट का जो असली किस तरह से लूट और फरेब वहाँ होता रहा है। आज हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि विस्थापितों के साथ क्या हुआ। विस्थापितों के साथ शुरू से ये चक्कर चलाया गया कि 2 कैटेगरी बना दी गई। कहा गया कि ठीक है भाई, जो लोग ज़मीन देंगे, उसमें बहुत सारे गाँव वहाँ छोड़ दिए गए उस समय, गाँव नहीं उठा। कहा गया कि आप लोग रहिए ना, अभी ज़रूरत नहीं है आपकी ज़मीन की। और लोगों को भी खुशी हुई कि चलो गाँव, कौन चाहता है कि मेरा घर उजड़ जाए, गाँव सब ढूँ बन जाए, मिट्टी का ढेर तब्दील हो जाए, कोई नहीं चाहता है। तो वो लोगों को लगा ठीक है भाई, बाद में ही सही हमको रोज़गार तो मिलेगा ही, या घर अपना गाँव रह गया तो रहेंगे अपना उसमें। तो 2 कैटेगरी बना दिया है कि जिसका ज़मीन और घर गया वो प्रथम श्रेणी के विस्थापित हुए, और जिसका केवल ज़मीन गया, खेती योग्य ज़मीन, वो दूसरे श्रेणी के विस्थापित हुए। और तब हुआ कि पहली श्रेणी के विस्थापितों को नौकरी दिया जाएगा, और कुछ लोगों को नौकरी मिला, लेकिन दूसरी श्रेणी के लोग रह गए एक तरह से, उनका नंबर आया ही नहीं। पहली श्रेणी का ही बैकलॉग बचा रहा, वहाँ के जो विस्थापित थे जिनको नौकरी मिलना था वो नहीं मिल पाया। यही होता था ना भाई। ये भी लॉजिक दिया है कि यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी नहीं है का ज्ञान नहीं है इनको कैसे हम नौकरी देंगे, ये भी कहा गया। और लेकिन ये कहा गया साथ साथ कि हम अपने लोगों को, यहाँ के बेरोजगार युवकों को, यहाँ के विस्थापितों को प्रशिक्षित करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और वो अभी जो अप्रेंटिसशिप वाला स्कीम जो मोदी कहते हैं हम लागू किए हैं पूरे देश में, चाहे शुरू कर रहे हैं, बोकारो स्टील प्लांट में वो बहुत दिन से चल रहा है। अब बोकारो स्टील प्लांट ने जब निर्माण के दौर में एक गच्छा था कि हम ठीक है भाई, तत्काल अभी नौकरी देने में असमर्थ हैं, लेकिन मन ऐसे लोगों को जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है उनको, तकनीक का, लेकिन हम उनको 1-2 वर्ष के अंदर प्रशिक्षित करेंगे और उनको 100% उनकी बहाली होगी। लेकिन वो कभी नहीं हुआ। इधर जाके अब वही अप्रेंटिसशिप जो नया स्कीम आया है उसके तहत 100-150 लोगों को वो उन लोगों ने प्रशिक्षित किया, लेकिन रोज़गार देंगे कहाँ से वो? देने का नियत हो तब ना। पूरा सिस्टम तो लगा हुआ है। अब वो शहर, और इस तरफ बोकारो में हम जो वहाँ के विस्थापित है वो 2 दर्जे के नागरिक है वहाँ के। एक पूरा शहर बस गया, वहाँ जाके घूम आइए ना। एक ज़माने में सबसे शानदार शहर था बोकारो, झारखंड का। उस तरह वहाँ का लोग, वहाँ का कॉलोनी, वहाँ का सिस्टम, वहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, वहाँ का सिनेमा हॉल, ये वो, एक राजधानी रांची से बेहतर था वहाँ का, सब कुछ वहाँ था। और खूब मौज भी था वहाँ के लोगों को, जितना ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लोग, तरह तरह का मूवमेंट, तरह तरह का यूनियन, जितनी पार्टियाँ, और वो झामुमो का भी था वहाँ। शिबू सोरेन भी अपने राजनीति की शुरुआत में, आंदोलन के दौर में विस्थापितों का आंदोलन कर चुके हैं वहाँ। लेकिन वहाँ एकदम विभाजित हो गया था आंदोलन। कुर्मियों का या सदानों का नेता यदि थे अकलूराम महतो, या गांव में ग्रामीण इलाके में अब थोड़ा कमज़ोर पड़ चुके नेता हैं, छोटा मोटा राजेंद्र महतो वगैरह थे, इस तरह के लोग थे। और दूसरी तरफ पंडित PN त्रिपाठी थे, इंटक के नेता। समरेश सिंह थे जो अगड़ों के नेता जिसको कहिए, लेकिन दोनों तरह के लोगों को मिला के रखते थे वो, दोनों के लोगों के बीच में एक संघर्षशील नेता की उनकी छवि थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग, एक बहुत बड़ा
जो मजबूत संगठन था कामरेड गया सिंह का, सीपीआई से जुड़े, जो जिसको कहते हैं, इंटक हो गया, एटक हो गया। तो वो सारे ट्रेड यूनियन के नेताओं ने खूब मजा किया है वहाँ। बोकारो स्टील का बढ़िया से बढ़िया क्वार्टर, सेक्टर 4 वाले इलाके में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा पूरा पूरा एक सैकड़ों क्वार्टर ही ट्रेड यूनियन के नेताओं ने अपने कब्जे में रखा था। समरे सिंह क्वार्टर 3rd में रखे हुए थे, तो एक में जिम चलाते थे और एक में अपने रहते थे। बाद में सेक्टर 4 में अपना घर उन्होंने कैसे कैसे किसी को मैंने नहीं उतना फुसला के बहला के दबाव देकर एक घर लिए थे वहाँ एक आदमी से, सेक्टर 4 सिटी सेंटर में। ये सब गुजरे ज़माने की बात हो गई और ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी ख़त्म हो गया है। अब स्थापित आंदोलन के नाम पर अब वो और राजनीति में सक्रिय नेता जो उस इलाके में जो वोट की राजनीति करते हैं और समझ चुके हैं कि बोकारो स्टील प्लांट एक बड़ा ये है पार्टी जिससे पैसा दोहन किया जा सकता है। एक पेज और समझ लीजिए कि बोकारो स्टील प्लांट किसी भी नेता को, चाहे इसको रिश्वत तो दे नहीं सकता है, पब्लिक सेक्टर है वो, सार्वजनिक क्षेत्र। तो वहाँ हमेशा कोशिश ये होता है कि वहाँ जो भी काम हो वो ठेकेदारों से करवाया जाए। मेंटेनेंस का काम हो, मॉडर्नाइजेशन का काम हो, चाहे जिस तरह का भी काम, निर्माण काम, तो उसके लिए एक बिचौलिया पैदा किया जाता है ठेकेदार को। और ठेकेदार जो है, जो पैदा होता है, वो खिलाता पिलाता है नेताओं को, उसके मार्फत उसकी कमाई नेताओं की होती है। तरीका यही है। हम देखते थे कचरा उठाने का वहाँ पर ठेका हुआ करता था, या कूलिंग पॉन्ड की सफाई का एक बार काम शुरू होने लगा तब तरह तरह का विस्थापित आंदोलन शुरू हो गया। झामुमो के लोग खूब विस्थापित वहाँ पर जो उससे जुड़ा, उसमें गुरुजी के छोटे भाई लालू सोरेन उसका नेता हुआ करते थे। तो वहाँ जो सफाई होती थी कूलिंग पॉन्ड की, चाहे उसके आसपास के गाँव में, तो वहाँ विस्थापित आंदोलन खड़ा हो जाता था कि कुछ ना कुछ कचरा मैंने बहाने से बाद में वो काम एक कोई ठेकेदार को दे दिया गया। HSCL नहीं करे और एक ठेकेदार को दे दिया गया, और ठेकेदार फिर सारे नेताओं को खिला पिला के वो कर लेता था। लेकिन वो यही होता था कि जो ठेका का काम था उसका वैल्यू बढ़ जाता था। जैसे मान लीजिए कोई काम 500 करोड़ का है, उसको हो गया कि 800 करोड़ में होगा, और ये 300 करोड़ जो हुआ वो नेताओं के को मैनेज करने में। तो सब मिल के वहाँ विस्थापितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नहीं तो पूछना चाहिए ना, रघुवर दास के ज़माने में में ही 2009 में, ठीक याद कीजिए कौन थे उसी समय, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही फैसला दिया था। राज्य सरकार का दायित्व नहीं था कि तुरंत इसका प्रतिवाद किया जाता कि नहीं ये कैसे होगा। हम विस्थापितों से कुछ शर्तों पर ज़मीन लिए हैं, उन सबको रोज़गार दे रहा। मेरी बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है, नैतिक बाध्यता है कि हम पहले उनको रोज़गार देंगे। वो भी क्लास 4 की नौकरियों में, सब जगह थोड़े आपको देना है। इंजीनियर तो थोड़े आप बहाल कर रहे हैं डायरेक्ट। सबका तो कंपटीशन से होता है, चाहे परीक्षा होती है, चाहे बहाली का एक प्रक्रिया है। जो एक मोटे तरह का काम है, अस्थायी नेचर का काम है, और मोटे तरह का कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा पढ़ा लिखा सामान्य व्यक्ति, वो नौकरी की बात हो रही थी, उसको भी छीन लिए, झपट लिए। और अब इस तरह का नौटंकबाजी हो रहा है। अभी अप्रेंटिसशिप के नाम पे ये सब लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, इस तरह का हुआ। एक
एक युवक नौजवान लड़का शहीद हो गया, मारा गया। इस ठीक है, उसको हमारे नेताओं ने कुछ कुछ सुनते हैं, कुछ जयराम महतो हों या वहाँ वाले ढुलू महतो हों, जिनके भी प्रताप से उसके मुआवजा की राशि बढ़ गई। चलो, एक आदमी अपना जान दे के, एक युवक अपने जान दे के अपने परिवार का भला कर गया। 4-5 भाई वो लोग हैं, कुछ लोग नौकरी करते भी हैं वहाँ बोकारो स्टेट में, और भला हो गया। और और लेकिन विस्थापित आंदोलन, अब विस्थापितों की समस्या जहाँ की तहाँ रह गई है। तो जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं बारीकी से समझिएगा और उसके लिए सही बात के लिए लड़िएगा, तो इस संकट का कोई समाधान नहीं है। सबसे बड़ा संकट तो यही है कि आप यदि विस्थापित समाज है तो अपनी पहचान एक विस्थापित के रूप में करे और कराए। आदिवासी हैं, सदान हैं, कुर्मी हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, इस तरह से कराइएगा तो उसका फ़ायदा केवल राजनीतिक फ़ायदा लोग उठाएंगे, राजनेता उठाएंगे। विस्थापितों को कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला है। चलिए साथी, और चर्चा इस पर करेंगे। आपको हो सकता है इस एपिसोड से, चाहे इस बातचीत से, आपको समस्या को समझने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसको और समझिएगा।